साथ में इस वक्त मंच पर हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी मनोरमा दीदी जी भी मौजूद हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसी कड़ी में अब बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्म कुमारी परिखंड का हम सब अपने हृदय से और महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। हमारे हृदय से निकल रहे हर शब्द, हर भावना और हर विचार आपके आदर में, आपके श्री चरणों में प्रेषित है। बढ़ते हुए इसी क्रम में अब हम अपने अतिथियों से निवेदन करते हैं कि वो आज मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर ऊर्जा की परिस्थापना कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं आग्रह करता हूं प्राचार्य जी से कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। में ब्रह्म कुमारी संस्था के संपर्क में आए। संस्था के आध्यात्मिक दर्शन और व्यवहारिक मेडिटेशन से प्रभावित होकर उन्होंने इन शिक्षाओं का अभ्यास शुरू किया और उन्हें अपने जीवन में धारण किया। इस क्रम में उन्होंने महान आंतरिक परिवर्तन का अनुभव किया और इसकी उपयोगिता को समझा। 1980 में उन्होंने विश्व की आध्यात्मिक सेवा के लिए स्वयं को संपूर्ण समर्पित कर दिया। 1980 से 1992 के बीच वे मुंबई और हैदराबाद के सेवा केंद्रों पर सेवाएं देती रही। वर्तमान समय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी उषा दीदी भारत में राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय में सेवारत हैं। उन्होंने अपनी जीवन में अनेक भूमिकाओं का पूर्ण निष्ठा व निश्चलता से निभाया। वह एक वरिष्ठ राजयोग मेडिटेशन प्रशिक्षिका है, स्वप्रबंधक प्रशिक्षिका है, आध्यात्मिक सलाहकार और ब्रह्म कुमारियों की प्रेरक वक्ता भी है। उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी, सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप जो कि हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और आध्यात्म की ओर जो हिंदी में उपलब्ध है। 2 अन्य पुस्तकें प्रकाशित होने की प्रक्रिया में है। आध्यात्मिक सेवा के मार्ग में उन्हें भारत के कई औद्योगिक समूहों द्वारा उच्च रैंकिंग अधिकारियों और प्रबंधन कर्मचारियों के लिए व्यवस्थित स्व प्रबंधन नेतृत्व पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे आध्यात्मिक आयाम का आधुनिक प्रतिबंध दर्शन के साथ सम्मिश्रित हो सके। इन्होंने विभिन्न कॉर्पोरेट क्षेत्रों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संघों, सामाजिक संगठनों और प्रबंधन संघों में हजारों प्रस्तुतियां दी हैं। उन्हें अनेक सम्मानों व पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि 2012 में भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा हॉल ऑफ फेम, 2019 में थाईलैंड सरकार द्वारा नैतिक पुरस्कार 2019 एवं शांति पदक, दिसंबर 2019 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में आध्यात्मिक कल्याण के राजदूत के रूप में सम्मानित किया जाना, वह फिलीपींस की राजकुमारी द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्लोबल ऑर्डर ऑफ डिग्निटी से सम्मानित किया जाना है। वह हाल ही में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा
वाचस्पति के रूप में डॉक्टरेट की उपाधि भी उनको प्रदान की गई है। बीके उषा जी की वाक्पटुता और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए उनके सरल और स्पष्ट दृष्टिकोण ने उन्हें राजयोग पर व्याख्यान और टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित किया। उनके व्याख्यान भारत और विदेशों में विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। उनकी लोकप्रिय व्याख्यान YouTube पर हिंदी और अंग्रेजी में सुने गए। उनके द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, सेमिनारों पर टीवी कार्यक्रमों में सैकड़ों पेशेवरों, युवाओं और यहाँ तक कि बच्चों को भी प्रेरणा मिली। इससे आध्यात्म, ध्यान और जीने के तरीके के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देने में मदद मिली है। उनके मार्गदर्शन में लोगों को मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता, व्यसनों और कई अन्य मानसिक मुद्दों पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित किया। दीदी जी अंग्रेजी, गुजराती व हिंदी में धारा प्रवाह हैं। उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व पर बल देते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लिया। दीदी जी ने भारत के महान महाकाव्यों रामायण और श्रीमद् भगवद गीता पर शोध किया है और एक अनूठी प्रस्तुतियों का निर्माण किया है। ये प्रस्तुतियां भारत और विदेशों में इसके आध्यात्मिक महत्व और आधुनिक जीवन शैली में व्यवहारिक अनुप्रयोग के संबंधित दिखाई देती है, जिसका पूरी तरह से अलग नजरिया है, जिसने लोगों को आकर्षित किया और इसके महत्व का एहसास दिलाया। ब्रह्म कुमारी उषा दीदी दुनिया भर में कई लोगों के लिए एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक है। कोटि आभार मैडम। वास्तविकता में हमने अभी जाम्बिया से निकले हुए उस सफर को जो विश्व के विभिन्न देशों से निकलकर आज स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सुल्तानपुर के इस प्रांगण में आकर पहुंचा है और अपने उन्हीं विचारों के साथ हम सभी को प्रेरित करने जा रहा है। मन की उत्सुकता अपने चरमोत्कर्ष पर है। मैं बिना किसी भूमिका के साथ सीधे तौर पर निवेदन करता हूं हमारी आज की मुख्य अतिथि से कि आप हम सभी को अपने आशीर्वचनों से, अपने विचारों से अभिषेक करें। नहीं ठीक है, नहीं हैंड में चलेगा। ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आप सबके बीच में एक बहुत सुंदर विषय को लेकर के आए हैं, द आर्ट एंड साइंस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। सचमुच में मेडिटेशन जो आज, जिसके लिए आज विश्व के अंदर एक क्रेज़ हो गया है कि हर कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है, क्योंकि दिनों दिन हम सभी प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि किस तरह मानसिक असंतुलन लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए इस मानसिक संतुलन को स्थिरता देने के लिए या संतुलित करने के लिए आज आप सबके बीच में सुल्तानपुर में आने का ये सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं स्वयं को भी भाग्यवान समझती हूँ। और हमारे जो भी प्रधानाचार्य एवं जो विशेष आप सबके गाइड्स हैं, टीचर्स हैं, तथा आप सभी स्टूडेंट्स के बीच में भी ये विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैं स्वयं को धन्य समझती हूँ। जब हम कहते हैं कि इट्स एन आर्ट, तो आर्ट माना जहाँ एक वैरायटी होती है जो इंटरेस्टिंग, मनुष्य को इंटरेस्ट पैदा करती है, जिसको देखने के लिए, समझने के लिए। और साइंस माना जहाँ लॉजिक है, क्योंकि कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए लॉजिकली जब तक वो चीज़ प्रस्तुत न हो तब तक स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। हमारे भारत की ये समृद्धि है शास्त्रों के अंदर या श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, जहाँ भगवान ने स्वयं अर्जुन को योग सिखाया
और ये योग ऐसा सिखाया जिसके लिए कहा कि इस योग से तुम राजाओं के राजा बन जाओगे। भाव यही है कि राजयोग अर्थात कि जो व्यक्ति को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता हो, और भगवान ने यही कहा कि इस योग के द्वारा तुम स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान सीखते हो। इट्स अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। और ये साइंस जब व्यक्ति सीख लेता है तो अपने जीवन के अंदर कई जो उलझे हुए प्रश्न है मन के अंदर, उस उलझे हुए प्रश्न का एक बहुत सही तरीके से उत्तर प्राप्त कर लेता है। अर्जुन के मन में भी बहुत सारे प्रश्न थे और बीच बीच में वो प्रश्न सारे पूछते रहे भगवान से, भगवान उसका जवाब देते रहे। राजयोग एक साइंस भी है, क्योंकि जिस तरह कोई भी साइंस के सब्जेक्ट को अगर देखा जाए, लॉजिक के लिए स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से। तो इस राजयोग के भी मुख्य रूप से 3 स्टेप्स हैं। और ये 3 स्टेप्स कौन से हैं? क्योंकि मनुष्य के मन को एकाग्र करना है। एकाग्रता आज के समय में मुश्किल डेवलप होती है, क्योंकि मानव मन का भटकाव इतना अधिक हो गया है कि थोड़ी घड़ियों के लिए भी अगर हम उसको कंसंट्रेट करना चाहे, बहुत मुश्किल होता है कंसंट्रेट होने के लिए। इसलिए इस भटकाव से स्वयं को मुक्त करना है, तो उसकी प्रोसेस को समझना जरूरी है। आज मनुष्य का जीवन एक ऐसा संघर्ष हो गया है जहां हर व्यक्ति हर समय युद्ध कर रहा है। कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं से लड़ रहा है, कोई चुनौतियों से लड़ रहा है। कौन है जो नहीं लड़ रहा है? एवरीबडी इज फाइटिंग। और लड़ते लड़ते कभी कभी व्यक्ति भी थक जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। तब वो शायद मन ही मन अपने इष्ट से यही कहते हैं, कब तक ये लड़ते रहेंगे? कब तक? कोई राह तो नजर आए जहां से एक प्रकाश की किरण और हमें रास्ता दिखाई दे कि हाँ, इस रास्ते पर हमें चलना है। ये मन के भटकाव इतने अधिक हो गए हैं कि व्यक्ति एक कंफ्यूजन के जंगल में घुस गया है। उस जंगल से बाहर निकलना है तो उसके लिए तो मन को समझना पड़ेगा। मन है क्या चीज? विज्ञान के तौर से आप ब्रेन को तो अच्छी तरह समझ लेते हो, शरीर के एनालॉजी और ब्रेन की आप सीख लेते हो, लेकिन मन क्या चीज है? वास्तव में अगर देखा जाए तो मन है सोचने की शक्ति। जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं वो मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। और किसी साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सही कहा है कि मनुष्य कम से कम गति से अगर सोचे तो भी 1 मिनट में 25 से 30 विचार उत्पन्न होते हैं। तो अधिक से अधिक विचार कितने होते हैं 1 मिनट के अंदर? और 24 घंटे के अंदर कितने विचार होते हैं? असंख्य। एक दिन के ही विचारों को लिया जाए, उसको क्लासिफाई कर दिया जाए, तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार आते हैं सारे दिन के अंदर। सबसे पहले प्रकार के विचार है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार। दूसरे प्रकार के विचार है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव विचार, बुरे विचार, स्वार्थयुक्त विचार, जो बुराइयों से कनेक्टेड विचार है। तीसरे प्रकार के विचार है नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक विचार। आज यहाँ जाना है, इसको मिलना है, ये कार्य करना है, कराना है।
कर्म से संबंधित विचार, और चौथे प्रकार के विचार है फालतू विचार। जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं होता है तो या तो पास्ट में चला जाता है या फ्यूचर में चला जाता है। पास्ट की बातों को सोच करके अक्सर रिग्रेट्स करता है, काश मैंने ऐसे किया होता, काश ये होता, और नहीं तो अननेसेसरी फ्यूचर के विचार, और वो फ्यूचर के विचार जो अक्सर चिंता के होते हैं, भय के होते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट। थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, अधिकतर मनुष्य के विचार ये चारों में से कौन से प्रकार के होते हैं? क्या कहेंगे? हाँ, अनावश्यक होते हैं, वेस्ट थॉट्स। हाँ, थोड़े बहुत आवश्यक होते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव कम होता है, डिस्ट्रक्टिव ज्यादा होता है। कंस्ट्रक्टिव कम होता है, डिस्ट्रक्टिव अधिक होता है। पॉजिटिव ना के बराबर होता है और नेगेटिव अधिक होता है, क्योंकि स्वार्थ, बुराइयां, है ना, ये हर विचार के साथ जुड़ा हुआ है। तो अधिकतर मनुष्य के विचार या नेगेटिव और वेस्ट होता है। आवश्यक में भी कोई ना कोई स्वार्थ होता है जो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कैसे नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया है। और कहा जाता है, एज यू थिंक सो यू बिकम, यू आर वॉट यू थिंक। अगर हमारे चिंतन की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है तो हमारे जीवन की क्वालिटी कैसी होगी? क्या नेगेटिव सोचने के बाद खुशी का अनुभव होता है? क्या नेगेटिव सोचने के बाद मन शांत होता है? क्या नेगेटिव सोचने के बाद शक्ति का अनुभव होता है? या मनुष्य की जो मेंटल एनर्जी है वो ड्रेन होने लगती है, और इसलिए दिन के अंत में कभी कभी व्यक्ति बहुत थक जाता है। क्यों थक जाता है? क्योंकि मेंटल एनर्जी ड्रेन हो गई है। फिजिकली शायद इतना काम न भी किया हो, लेकिन मानसिक रूप से थकान का अनुभव ज्यादा करता है। इतनी एनर्जी हमारी आज के युग में डिप्लीट होती है क्योंकि स्ट्रेस, नेगेटिविटी से हम इतने घिरे हुए हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं जहां इतना प्रेशर है, और उस प्रेशर के कारण मन नेगेटिव या वेस्ट सोचने के लिए भी मजबूर हो जाता है। इसलिए तो आज के युग में साइकेट्रिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। आज से 30 साल पहले इतने साइकेट्रिस्ट कहाँ थे? हार्डली बड़े शहरों में थे, और आज गांव-गांव में भी हो गए एक साइकेट्रिस्ट, है ना। यही बताता है कि मनुष्य मानसिक रूप से कितना असंतुलित हो गया है, कितने प्रेशर में जी रहा है कि कहां से अपने मन को ठीक करे। वो कला वो है ही नहीं उसके पास। तो आज हम आपको 3 स्टेप्स बताते हैं ये मेडिटेशन की। पहली स्टेप है कि मनुष्य का जो मन है ना, यहां बैठे हैं आप, कहां भी जा सकता है, सारे विश्व के अंदर कहीं भी जा सकता है। 1 सेकंड में लंदन जा सकता है, 1 सेकंड में अमेरिका जा सकता है, 1 सेकंड में अंतरिक्ष में जा सकता है। माइंड हैज नो बैरियर्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। कितना भी व्यक्ति दूर क्यों नहीं बैठा हो, उसके बारे में सोचना सहज है, नो बैरियर। कितना समय बीत गया,
अगर मन को पास्ट में ले जाना है 20 साल पीछे, कितना टाइम लगता है? ये नहीं कहते हैं कि 20 साल हो गए, उस बात को मैं कैसे याद करूं। नहीं, 20 साल पहले कोई घटना अगर घटी हो आपकी लाइफ में और कोई आपसे पूछते हैं क्या हुआ था उस वक्त, वही फाइल निकलेगी। इतना ऑर्गेनाइज्ड है हमारी इंटरनल सिस्टम, हमारी इंटरनल ऑफिस, दूसरी फाइल नहीं निकलती है। उस समय क्या शब्द बोले गए थे, किसने क्या कहा था, एक्यूरेटली आप रिपीट कर सकते हैं। मन इतना पावरफुल है, 20 साल पीछे जा सकता है, 5 साल आगे जा सकता है। कोई अगर पूछता है आपको क्या प्लानिंग है फ्यूचर की, आप सारी प्लानिंग अपनी बता सकते हैं कि ये करने का विचार है मेरा, और कैसे करेंगे वो भी आपकी प्लानिंग है। तो माइंड कैन गो बैक इनटू द पास्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, माइंड कैन गो इनटू द फ्यूचर, यहां से लंदन जा सकता है, अमेरिका जा सकता है। माइंड हैज नो बैरियर्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। ये है इंसान का मन, इतना पावरफुल है। अब इसी क्षमता को मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप बनाते हैं, और फर्स्ट स्टेप यही है कि लेट्स टेक द माइंड ऑन अ जर्नी। अब तक हम कहते रहे मन भटकता है, लेकिन अब उसको पॉजिटिव शब्द हम देते हैं, लेट्स टेक आवर माइंड ऑन अ जर्नी। कहां ले चलेंगे? The first step of the journey is a journey within, भीतर की एक यात्रा है। जिस तरह से आज मनुष्य ने बाहर की दुनिया को इतना खोज दिया, एक्सप्लोर कर दिया, कैसे ये बाह्य जगत को कैसे एक्सप्लोर किया? When the mind was focused, बाह्य दुनिया में उसको फोकस किया, कॉन्सेंट्रेट किया, उसको एक्सप्लोर करने लगे आप। तो लेट्स टेक दिस माइंड ऑन अ जर्नी विद इन। हमारे भीतर भी अथाह शक्ति, अथाह क्षमता है, और उस शक्ति को हम फोकस करते हैं भीतर, क्योंकि विच इज अनएक्सप्लोर्ड। भीतर भी एक बहुत विशाल दुनिया है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड। एक सिंपल सा क्वेश्चन लोगों से आंसर नहीं हुआ अभी तक, हु एम आई? एक बार एक व्यक्ति को पूछा गया, हु आर यू? उसने कहा मैं यहां का चीफ इंजीनियर हूं। उसको कहा हमने ये नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, हमने ये पूछा तुम कौन हो। तो उसने अपना पूरा बायोडेटा दे दिया, दिस इज व्हाट आई एम। उसको कहा लेट मी पुट इट इन अनदर वे, कि आफ्टर 2 months you will be completely retired, you will no longer be a chief engineer of this place। उस समय तुम कौन होगा? सोचने लगा और कहने लगा एक्स चीफ इंजीनियर। ये हमने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। We have identified ourselves with whatever we are doing. What about the being? We are all human beings, not human doings. But we have always identified ourselves with whatever we are doing. And we are human beings. So who am I? This still remains a question. मेडिकल साइंस ने बहुत प्रयत्न किया समझने के लिए आत्मा को, और इसलिए एक जमाना था जब लोगों ने एक व्यक्ति जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था उसको एक कांच के कैबिन में रखा, ताकि कौन सी चीज है जो निकलने से व्यक्ति मर जाता है। वो कांच का कैबिन टूट गया, लेकिन उस शक्ति को देख नहीं पाए। तब कहा वी आर ऑल
एन एनर्जी, एक शक्ति है जो हमारे भीतर है, जो शक्ति आज ये इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल कर रही है, सोचती है, बोलती है, और वो शक्ति निकल जाने के बाद इट्स अ डेड बॉडी। वही इंस्ट्रूमेंट्स होने के बावजूद भी वो फंक्शन नहीं कर रहा है। सो द इंटरनल वर्ल्ड स्टिल रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन इज, राजयोगा इज, go within. It's a journey inwards. Know thyself as you are. हमारी वास्तविकता क्या है? शरीर की वास्तविकता को आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये शरीर माना 5 तत्व। इसीलिए शरीर जीने के लिए वही 5 तत्वों को डिमांड करती है। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन अगर ना हो तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई गैस चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। पानी चाहिए क्योंकि 60 to 70% ऑफ दिस बॉडी कंटेन्स वाटर। अगर पानी नहीं है तो डीजल, केरोसिन, पेट्रोल नहीं चलता है, पानी ही चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ। भूख लगती है, भोजन चाहिए, क्यों? ये शरीर मिट्टी है, उसी से बना है। तो ये 5 तत्व बॉडी डिमांड करती है। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी देश का हो, कुदरत ने ये 5 तत्व एक समान बनाकर दे दिए। कोई भेद नहीं रखा कि भारत वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा, विदेश वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी, या हिंदू धर्म वालों को अलग मिलेगा, दूसरे धर्म वालों को अलग मिलेगा। सारी मानव जाति को ये 5 तत्व एक समान चाहिए। पानी जब पीते हैं तो सोच के नहीं पीते कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो गया कि हम ग्लास छोड़ देते हैं। कोई कहते भाई इतना क्यों छोड़ा, पी लो, या ये पूरी बॉटल पी लो, कल के लिए भी चलेगा। बॉडी रखता ही नहीं है, फ्लश आउट कर देता है, एक्स्ट्रा अगर लिया तो भी। जितना उसको बैलेंस करने के लिए चाहिए उतना ही वो लेता है, राइट? ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति है उसको भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और क्या चाहिए? हाँ, कुछ चाहिए? या सोचते हैं कि नहीं, हाँ, बॉडी को 5 चीजें मिल गई, बहुत हो गया, एनर्जी को कुछ नहीं चाहिए? हर इंसान के, वो आत्मा कहो, शक्ति कहो, रूह कहो, सोल कहो, जो भी अलग अलग धर्म में नाम दिए गए हैं, उस शक्ति को 7 बातें चाहिए। शरीर को 5 चाहिए, आत्मा को 7 बातें चाहिए। कौन सी 7 बातें चाहिए? सबसे पहले हर इंसान को जीने के लिए शांति चाहिए। किसी को टेंशन चाहिए? अशांति चाहिए? नहीं चाहिए। हर एक को जीवन में प्रेम चाहिए। किसी को नफरत चाहिए? नहीं, प्रेम चाहिए। एक बच्चे को भी प्यार चाहिए, बड़े बुजुर्ग को भी प्यार चाहिए। ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों को सारा जीवन बहुत प्यार मिला इसलिए बुढ़ापे में अगर प्यार नहीं मिला तो चलेगा? नहीं। सुख चाहिए, किसी को दुख चाहिए? नहीं, सुख चाहिए। सुख सुविधा के साधन हमारे पास सब है, उसके बावजूद भी सुख नहीं है। डनलप के गद्दे पर सोने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं है। तो क्या चाहिए? सुख चाहिए।
आनंद चाहिए, खुशी चाहिए कि उदासी गम चलेगा? आनंद चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा की वास्तविकता है सत चित आनंद स्वरूप। उसका सत्य स्वरूप, उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है, इसलिए आनंद चाहिए। खुशी में है आप, लाइट फील करेंगे, और टेंशन में है तब भारी हो जाते, बर्डन हो जाते हैं। हमारी वास्तविकता क्या है? लाइटनेस। खुशी चाहते हैं हर इंसान जीवन के अंदर। क्यों चाहिए? बिकॉज दैट इज माई रियल आइडेंटिटी। हर इंसान को, एक छोटा बच्चा होता है ना, बहुत प्यारा लगता है। क्यों? प्योर एंड इनोसेंट। दिस इज माई रियल आइडेंटिटी। एक अगर बच्चा रोता हुआ है, उसके सामने आवाज करने वाला खिलौना रख दो, क्या करेगा? एकदम चुप हो जाएगा, ध्यान देता है कहां से ये आवाज आ रही है। जिज्ञासा, ज्ञान चाहिए। बचपन से इसीलिए हमें यही सिखाया गया, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। ज्ञान आया। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। आज जो मनुष्य के पास ज्ञान है वो खाली सूचनाएं हैं, ज्ञान कहाँ है? और ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान रोशनी है। इंसान को रोशनी चाहिए, अंधेरे में जी नहीं सकता है। अगर सूरज उगना बंद कर दे तो बेचैनी हो जाए। फ्रेशनेस तभी होती है जब थोड़ी देर भी उगते सूरज को देखते हैं या उस तरफ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं माइंड। ठीक इसी तरह ज्ञान भी वो प्रकाश है, वो रोशनी है जिसके लिए आत्मा तरसती है बचपन से लेकर के। लेकिन वो रोशनी कहाँ है? ज्ञान आया या अज्ञान आता गया? जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, ज्ञान की ओर जाता है या अज्ञान की ओर जाता है? अज्ञान की ओर ही जाता है। कैसे? सबसे बड़ा ज्ञान ईगो। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन लाइफ। जितने प्रॉब्लम्स समझदार लोगों में आज बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जितने टकराव पढ़े लिखे लोगों के बीच में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अगर ज्ञान होता तो ये टकराव थोड़ी होता, ये क्लैशेस थोड़ी होता है, ईगो क्लैश थोड़ी होता है। तो हम ज्ञान की ओर जा रहे हैं, अज्ञान की ओर जा रहा है। अगर वो मेरा ईगो बूस्ट कर रहा है, क्योंकि ज्ञान विनय विनम्रता ले आता है, अज्ञान अहंकार को जन्म देता है। अगर व्यक्ति के जीवन में अहंकार आता जा रहा है तो ज्ञान कहाँ हुआ? इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है, लाइब्रेरी से अगर सारी पुस्तकों को ला करके रख दो रास्ते पर और उसकी होलिका जलाई जाए तो द हीट जनरेटेड इज मोर देन द लाइट। और सही में आज यही हो गया है। मनुष्य ने जो थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल किया, अहंकार की गर्मी जरूर चढ़ गई, व्यवहार में रोशनी नहीं आई। वी डोंट नो हाउ टू बिहेव। हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो ज्ञान है या अज्ञान है? जो विकृति की ओर ले जाता है इंसान को, वो ज्ञान हुआ या अज्ञान हुआ? बहुत बड़ा सवाल है। तो जीवन के अंदर ये 7 बातें जरूर चाहिए: ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। आज आनंद व्यक्ति के जीवन में नहीं। आनंद तो छोड़ो, खुशी फर्स्ट स्टेप, खुशी भी नहीं है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है,
बगीचा में जाके हंसना पड़ता है, घर में हंस नहीं पाते हैं। घर में अगर मुस्कुरा दिया तो सबसे पहले तो घर वाले, कमरे वाले पूछेंगे आपको क्या बात है, आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं। और अगर आप अपनी सीक्रेट डिस्क्लोज करना नहीं चाहते कि किस लिए मुस्कुरा रहे हैं और कह दिया बस ऐसे ही, क्यों मुस्कुरा नहीं सकते, तो वो व्यक्ति शायद हमारा चेहरा देखता रहेगा और कहेगा आर यू ओके, हाउ कैन यू स्माइल विदाउट अ रीजन। माना हर मुस्कुराहट के लिए हमें वजह देनी पड़ती है। कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो गई है हमारी, कितनी कॉम्प्लिकेटेड। एक बच्चा मुस्कुराता है, हंसता है खिलखिला के, उसको कोई वजह नहीं पूछता है, उसको कोई नहीं कहता आर यू ओके। लेकिन हम बड़ों को हर बात के लिए एक वजह देनी पड़ती है। व्हाई आई एम स्माइलिंग, व्हाट इज हैपन टू मी, उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, राइट? शक्ति। तो ये 7 गुण हर इंसान को चाहिए, कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, भाषा को हो, देश का हो, हर एक को चाहिए। कोई ये नहीं कहेगा ये 7 गुण हमें नहीं चाहिए। The 7 values is my real identity. जो ये क्वेश्चन है who am I, this is what I am. इसीलिए उस एनर्जी के साथ हम जीना चाहते हैं, उस पवित्र भावनाओं के साथ, उस प्रेम के साथ, उस शांति के साथ, उस खुशी के साथ, उस सुख के साथ, उस शक्ति। लोग मंदिर में जाकर क्या कहते हैं, शक्ति दो भगवान, यही कहते हैं ना। कौन सी शक्ति चाहिए, किसी से लड़ाई करने की? आत्मशक्ति चाहिए, बिकॉज दैट इज माई रियल आइडेंटिटी। तो ये 7 गुण, यही है सोल बैटरी। लेकिन आज के युग में ये बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए इंसान तराश रहा है कहाँ से थोड़ी शांति मिल जाए, कहाँ से थोड़ी खुशी प्राप्त हो जाए, कहाँ से सुख मिल जाए, तलाश रहा है। क्यों चाहिए ये किसी ने नहीं बताया कि ये हमारी रियल आइडेंटिटी है। शरीर को पानी क्यों चाहिए? बिकॉज दैट इज व्हाट द बॉडी इज मेड अप ऑफ, इसलिए चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन इज इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स। Means I have to stabilize my consciousness in a peaceful self, because I am a peaceful being. I'm not a doing. I am a human being. So what type of human being am I? Human is the body, humus, which is soil. Being is that energy. So if I am a human being, I am a peaceful being, I am a loveful being, I am a powerful being. This is my real identity. और उस consciousness में stabilize होना, the moment I stabilize my consciousness in these 7 qualities, then as you think, so you become. You start generating that energy. You start charging your battery with the 7 qualities. So the first step of meditation is charge yourself. पहले हमें खुद को चार्ज करना है, क्योंकि तभी हमारा फोकस क्लियर होगा। आज इतना कंफ्यूजन है, नो क्लैरिटी, माइंड का फोकस क्लियर नहीं है। क्यों? धुंधलापन है, अनेक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, अनेक प्रकार के मिसकंसेप्शंस आ रहे हैं दिमाग के अंदर। तो इसीलिए when I go on this journey inwards and I stabilize myself in my real identity, as I think, so I become. I recharge my soul battery. This is the first step. The second step of this journey is, it's a journey upwards. Then I connect myself with the source. जहाँ से ऊर्जा मिलेगी,
सुबह उठ करके आप सूर्य के सामने खड़े होते हो, आप सूर्य से ये नहीं कहते हो, हे सूर्य तेरी गरमाइश मुझे दे। द मोमेंट यू कनेक्ट योर सेल्फ विद द सन, वो ऊर्जा आपको मिलने लगेगी, रोम रोम के अंदर बॉडी में गरमाइश आ जाएगी। पहाड़ों पर जाकर के आप ये नहीं कहते हैं कि हे पहाड़ तेरी शीतल हवा मुझे दे। द मोमेंट यू गेट कनेक्टेड विथ नेचर, वो ऊर्जा आपको मिलने लगती है, वो शीतलता आने लगती है। ठीक इसी तरह व्हेन आई कनेक्ट माई सेल्फ विद द सोर्स, जो जैसा होगा उसी को तो याद करेगा। आज एक व्यक्ति जब अपने आप को पिता समझता है तो कौन याद आएगा? बच्चे। जब अपने को पति समझता है तो कौन याद आएगा? पत्नी की याद आएगी। जब खुद को बच्चा समझता है तो कौन याद आएगा? माता पिता की याद आएगी। जब खुद को फ्रेंड समझता है तो कौन याद आएगा? When he is in that consciousness, उससे कनेक्टेड वही लोग उसको याद आएंगे। जब अपने आप को बेटा समझ रहा है तो माता पिता की ही याद आएगी, उसको उस वक्त अपने बच्चे की याद नहीं आएगी या अपने पत्नी की याद नहीं आएगी, बिकॉज ही स्टेबलाइज्ड इन दैट कॉन्शियसनेस। जिस कॉन्शियसनेस में हम होते हैं उसी से कनेक्टेड व्यक्ति की याद आती है। सिमिलरली when I stabilize myself in the consciousness that I am an energy, तो मन कहाँ जाएगा? उस सोर्स के पास जाएगा जो सर्व एनर्जी का सोर्स है, द सुप्रीम, who is almighty, all powerful. And when I connect myself with that source, I am ready to take that energy within. आज एक मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाता है, उसको चार्ज करने के लिए हमें सोर्स के साथ जोड़ना पड़ता है। जो करंट फ्लो होता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन बैटरी चार्ज हो रही है। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि बैटरी डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? The simple scientific logic says that when I use that battery, the battery gets completely disorganized. बैटरी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स है, they get disorganized. And when it is completely disorganized, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जो करंट मिल रहा है, उस करंट से क्या हो रहा है? उस करंट से वो केमिकल कंपोनेंट्स they get reorganized. And when they get reorganized fully, बैटरी चार्ज हो गई। दिस इज द लॉजिक। ठीक इसी तरह आज अपने आप को देखें, आर वी ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड इन लाइफ? आर वी ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड इन लाइफ? क्या कहेंगे? डिसऑर्गेनाइज्ड, कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड। हमारी भी सोल बैटरी डिस्चार्ज है। मन के अंदर विचार कुछ और डायरेक्शन में चल रहे हैं। अच्छे विचार भी आ सकते हैं, वाणी कुछ और कह रही है ना? फिर हमें सॉरी करना पड़ता है, प्लीज एक्सक्यूज मी। आप मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना, मेरे शब्दों को नहीं देखना। मीन्स क्लियरली आई एम ट्राइंग टू से, मेरे मन के भाव कुछ और है, मेरी वाणी, मेरे शब्द कुछ और है, दोनों में हार्मनी नहीं है। सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, राइट? और उसके बाद कर्म में आते हैं, कुछ और ही हो जाता है। फिर क्या कहते हैं? पता नहीं, सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया। यानी सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है, किया कुछ और है। देयर इज नो हार्मनी। और जो इंटरनल सिस्टम है उसमें तो और भी डिसऑर्गेनाइजेशन है। सोचते कुछ और है, भावनाएं कुछ और है, एटीट्यूड कुछ और है, परसेप्शन कुछ और है, कर्म कुछ और है, वाणी कुछ और है, व्यवहार कुछ और है। कहाँ ऑर्गेनाइजेशन है? लाइफ में फ्रस्ट्रेशन क्यों है? बिकॉज माई सिस्टम इज कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड। एक भी कंपोनेंट एक दूसरे के साथ हार्मनी में नहीं है, बिकॉज माई सोल बैटरी इज कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड।
तो चार्ज करने के लिए वी हैव टू कनेक्ट इट टू द सोर्स, और यही मेडिटेशन है, यही मेडिटेशन है कि जब हम अपने आप को सोर्स के साथ जोड़ते हैं, वी कैन नॉट सी द करंट विच इज फ्लोइंग इन, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे मेरी सिस्टम रीऑर्गेनाइज्ड होने लगती है, कामनेस आने लगती है, जो सोचते हैं वही फील करते हैं, वही हमारा एटीट्यूड बनने लगता है धीरे धीरे, वही हमारा परसेप्शन, वही हमारी वाणी, वही हमारा कर्म, वही हमारा व्यवहार। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को यही कहा, योग से कर्म में कुशलता आती है, योग ही हमें कुशल, एफिशिएंट बनाता है। दिस इज व्हाट योगा इज, इट enables us to become efficient in life so that I can become successful. और तीसरा स्टेप इस यात्रा का है, इट्स अ जर्नी आउटवर्ड्स। जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो उस वाइब्रेशंस को हम रिलीज करना शुरू करते हैं, वो चार्ज्ड वाइब्रेशंस को रिलीज करना चालू करते हैं, विच फॉर्म्स माई ऑरा। आज हर इंसान के आसपास एक ऑरा है, या पॉजिटिव ऑरा है या नेगेटिव ऑरा है। नेगेटिव ऑरा होगा तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारे नेगेटिव इमोशंस वाइब्रेट होते रहते हैं, लोग भी उस व्यक्ति से दूर जाते हैं, इज नॉट इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। और जब व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव और अब हमारी बैटरी, सोल बैटरी चार्ज हो जाती है, वी स्टार्ट रिलीजिंग पॉजिटिव एनर्जी वेव्स, एंड दैट इज माई ऑरा। और वो ऑरा हमें सुरक्षित रखता है, ये हमारा कवच बन जाता है। इट बिकम्स माई शील्ड विच प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल नेगेटिव वाइब्रेशंस। नहीं तो आप देखेंगे कोई गुस्सा होता है, आपको डबल गुस्सा आता है ना? क्यों? उसके वाइब्रेशंस इतने इफेक्ट करते हैं। किसी ने झूठ बोला, आपको गुस्सा आया, फिर आप कहते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, क्या करें, वो झूठ बोल रहा था, तो हमें गुस्सा आना ही था, है ना? झूठ बोलना एक नेगेटिव एक्ट है, गुस्सा करना कौन सा पॉजिटिव एक्ट है? नेगेटिव क्या करती है? इग्नाइट्स द नेगेटिव इमोशंस इन अस, और हम शिकार बनते हैं। कभी कभी उस नेगेटिव इमोशंस के ऐसे शिकार बनते हैं कि ऐसे कर्म हो जाते हैं जो व्यक्ति कभी अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाता है। लेकिन जितना हमारा पॉजिटिव ऑरा पावरफुल होगा, उतना वो शील्ड का काम करता है, which protects me from all negative emotions coming towards me. It reflects back. I am safe. वो झूठ बोल रहा है, सोचते जाने दो उसको, झूठ, वो झूठ बोल रहा है ना, हमें समझ है, क्यों आर्ग्यू करने का उसके साथ? ये नहीं कि उसके सामने परिस्थिति नहीं आएगी, आएगी, but he is able to handle himself, he is able to handle the situation, he is able to handle that person as well. The third step, it's a journey outwards. I start vibrating those vibrations. तभी किसी किसी व्यक्ति के पास में जब आप जाकर बैठते हो तो आप ये कहते हैं, आपके पास बैठते हैं तो भी अच्छा लगता है। और किसी किसी के पास जब कोई आकर के बैठता है, इतने नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं तो हम उठ के चले जाते हैं। वी आर नॉट कंफर्टेबल in those vibrations. So ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं हमारे भीतर की दुनिया की, जिसका एक पार्ट आज आपको बताया। आगे बहुत कुछ है जानने का, और उसके लिए हमारे सुल्तानपुर में सेंटर है, आप कभी उसको विजिट कर सकते हैं और ये साइंस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हाउ द थॉट एनर्जी फंक्शंस, हाउ माई फीलिंग्स आर कनेक्टेड टू इट, how my attitude is responding
How my perception is accordingly. कहते हैं ना, इसीलिए watch out for your thoughts as they become your feelings. Watch out for those feelings as that becomes your attitude. Watch out for the attitude because that becomes your behavior, actions. Watch out for those actions because that becomes your personality, habits. And watch out for those habits because that creates your destiny. इसलिए कहा जाता है destiny is in your hands. You can create your destiny as you wish to. And this is the science. You can carve your life, and that is an art. How to carve your life, navigate, and reach that destination. Thank you. Om Shanti. कोटि आभार आपका। वास्तविकता में ध्यान के उस परिदृश्य में जहाँ पर हम प्रवेश करके इस वक्त अपने अंतर्मन की चेतना को जागृत करते हुए अपने अंतरतम में प्रवेश कर रहे थे और उसे झांक करके निहार रहे थे। वास्तविकता में ये सफर बेहद ही खूबसूरत था। संपूर्ण महाविद्यालय परिवार आज इस सफर से अभिभूत है और हम सबको अत्यंत इस बात का हर्ष रहा। कार्यक्रम की इस बढ़ती हुई कड़ी में यूं कहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम 2 उद्बोधनों से पूर्ण होता है। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का उद्बोधन होता है, तदुपरांत अध्यक्षीय अभिभाषण होता है। कार्यक्रम की उसी बढ़ती हुई परिपाटी में मैं निवेदन करता हूं, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर मौजूद इस संस्थान के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सलील श्रीवास्तव जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आए और अध्यक्षीय भाषण से हम सभी को अभिषेचित करें। जोरदार तालियों के साथ। राजयोग से हम सब लोगों को परिचित कराने के लिए इस कार्यक्रम में पधारी हुई आदरणीय दीदी जी, पक्का चालू करो। इस कार्यक्रम में इलाहाबाद से पधारी हुई मनोरमा दीदी जी, हमारे सुल्तानपुर में जो ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन सेंटर है उसकी मुख्य कार्यकर्ता नीलम दीदी जी एवं उनकी सहयोगी दीदी जी, हमारे सभी संकाय सदस्य, हमारे बच्चों, ये कार्यक्रम हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम था। आज का युग परिवर्तन का युग है। कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहे हैं। देश प्रगति कर रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति आ रही है। हम सब लोग बहुत सारी अच्छी और खराब सूचनाओं से अपने जो हमारा मस्तिष्क है उसमें उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस दौरान हम कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और जो भी मेरा कार्य है, जो भी मेरा दिनचर्या है, उसको कितने अच्छे से कर सकें और कितना उस चीज को अच्छे से करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को उपयोग कर सकें। इस चीज को अगर हम राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं तो शायद बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दीदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उनको कोटि धन्यवाद। साथ में पधारी हुई दीदियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए उनको अलग से धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही आपका सानिध्य फिर हम लोगों को प्राप्त होगा। जब जिसको भी ऐसा लगे कि हमें कोई पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है या ऐसा लगे कि हम कुछ ज्यादा ही तनाव वाले हो रहे हैं, तो आप मेडिटेशन सेंटर जा सकते हैं।
ब्रह्म कुमारी का जो सेंटर है उसको विजिट कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि कोई बहुत आपको वहां जाके एकाएक बड़ा चेंज मिलेगा, इसलिए कि कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, और हो सकता है कि वो बहुत कुछ मिले। ये पक्का है कि कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा ये पक्का नहीं, और जो मिलेगा वो शायद कुछ धनात्मक ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। और ये जो राजयोग है ये किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, किसी परिवेश से नहीं जुड़ा है, किसी व्यवसाय से नहीं जुड़ा है। ये केवल और केवल आपको कुछ अलग से एक जो आपकी एनर्जी का जो आपका पुंज है, एनर्जी का पुंज आपके शरीर में, वो तो कुछ और थोड़ा सा पॉजिटिव करेगा, और आपके अपने जो प्रयास हैं वो कुछ और अच्छे तरीके से संपन्न हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को पुनः यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से काफी कुछ आपके साथ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।